अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का आपसे तारुफ करवाते चले। आज हम बात करेंगे NA-249 कराची का हल्का कौमी असम्बली का, जो फैसल वाउडा के रिज़ाइन देने पे ख़त्म हुआ। 2.5 साल हमारी अदलिया ने फैसल वाउडा को बचाया नाअहली से, और जब उन्होंने रिज़ाइन करके सेनेटरशिप का हल्फ उठा के इमरान ख़ान को एतमाद का वोट दे के रिज़ाइन कर दिया, तो फिर इस हल्के को खाली डिक्लेयर किया गया। अब ये हल्का जो था, ये गुज़िश्ता इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने जीता था, और फिर शहबाज शरीफ साहब के जो वोट थे 9,000 के करीब, उनके ऊपर डबल मोहरें लगा दी गई, और जिसके नतीजे में उनके वो वोट मुस्तरद हो गए और फैसल वाउडा साहब कामयाब करार पा गए। इतनी बड़ी 7,000 वोटों की लीड से इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट मुस्तरद होना बड़े अचंभे की बात थी और है। और इसी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी के बंदे ने चैलेंज किया था। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब चैलेंज नहीं करते, वो तो बल्कि उन्होंने गलती से दरख्वास्त दे भी दी थी, तो वो लेके फिर वहाँ से भाग गए और उन्होंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा कराची को। तो अब जो ये सीट खाली हुई है, तो PMLN के जो इसहाक डार के बाद 1 साल के लिए वज़ीर ख़जाना रहे थे जनाब मिफ्ता इस्माइल साहिब, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा है। इस वक्त फ्रंट से लीड कर रहे, यानी अगर हम लीड की बात करें तो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड हम आपको बताएंगे कि सूरत हाल क्या है इस अपने पहले सेगमेंट के अंदर। मिफ्ता साहब जो हैं वो आगे हैं। फ़िलहाल तो हमें दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। जैसे जैसे इलेक्शन सिमटता जाएगा, आखिर तक पहुंचेगा, तो देखें उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। लेकिन फ़िलहाल PMLN जो है वो काफ़ी मार्जिन से आगे है। इस पे बात करेंगे। रमज़ान के महीने के अंदर पुरअमन किस्म के मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, एक मुस्लिम लीग नून का और दूसरा पुरअमन, ये 2 कम्बिनेशन के बाद फिर मिफ्ता साहब का जो है उसका भी तजिया करेंगे। ये होगा आज का हमारा पहला मौजू। दूसरा मौजू ये है कि उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े मर्द बहरान हैं कि अगर उन्हें सहरा में इंचार्ज बना दिया जाए तो वहाँ पे वो रेत का बहरान पैदा कर दें। ये इस वक्त पूरे साल के स्टेपल फूड का जिसे कहना चाहिए पीक सीज़न है। गंदम की फसल जो है वो इस दफ़ा बम्पर हुई है। अर्ली हार्वेस्टिंग की जो क्रॉप्स थी या अर्ली सोइंग की जो क्रॉप्स थी, जो पहले अगेती काश्त जिन्हें कहा जाता है, वो किसानों ने ज़्यादा की थी, और उसकी वजह से दाना भी अच्छा रहा और बर वक्त उसकी बर्दाश्त कर ली गई, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट कर ली गई। और इस वक्त किसान इस गंदम को बोरियों में भर के महफूज करने, अपने घर मुंतकिल करने, अपने वेयर हाउसेस में मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। लेकिन एन इस वक्त जबकि गंदम की मुल्क के अंदर अबेंडेंट अवेलेबिलिटी है, बाएन ही उस वक्त जो है वो गंदम का बहरान पैदा हो गया है। फ्लोर मिलें बंद हो गई हैं और थैले वाले आटे की कीमत के अंदर 10 से 12 रुपए इजाफा हो गया है। कमाल की बात है। वैसे गंदम फी किलो, जी मैंने क्या कहा, हाँ फी किलो इजाफा। अब देखिए ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, 2,70,00,000 टन के करीब गंदम की फसल इस वक्त हुई है, और 2,70,00,000 टन अफ़गानिस्तान और अगले साल का बीज डाल के हमारी ज़रूरत से कम 5 से 10 लाख टन ज़्यादा है। यानी हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम उगा बैठे हैं। हमारे किसान ने वो गंदम उगा दी है, लेकिन एन उस वक्त जबकि वो गंदम जो है वो उठाई जा रही है, आटे की कीमत में इजाफा हो जाना ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है। पंजाब जो है ये गंदम 1,800 रुपये पर मौंड 40 kg पे ख़रीद रहा है, और वफाक सिंध जो है वो 2,000 रुपये मौंड पे ख़रीद रहा है। और इसके बावजूद कि गंदम की प्रोक्योरमेंट जारी है, पंजाब ने कहा है कि 19 लाख टन उन्होंने गंदम जो है वो ख़रीद ली है। 190 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन बैंकों से पंजाब हुकूमत को मिल चुकी हुई है गंदम की प्रोक्योरमेंट के लिए।
पिछली दफ़ा हुकूमत का टारगेट था 40 लाख टन का, 32 लाख टन पे इन्होंने गेट बंद कर दिए थे और इस दफ़ा टारगेट रखा है 50 लाख टन का। 32 लाख टन जब ख़रीदी थी तो गंदे आटे का रेट जो था वो 80 रुपये हो गया है। तो अब इन्होंने 40 लाख टन 50 लाख टन ख़रीदने का फ़ैसला किया है। तो देखें इस दफ़ा आटे का रेट कहाँ तक पहुँचाते हैं। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते चले। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ मियाँ सैफुर रहमान साहब। मियाँ साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं रोज़नामा जंग ग्रुप के अंदर, दी न्यूज़ के अंदर। और बहुत शुक्रिया मियाँ साहब तशरीफ़ लाने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं दिन मीडिया ग्रुप के, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दिन। बहुत शुक्रिया तीनों असहाब का। और आज फिर कराची के अंदर रौनक लगी है, भट्टी साहब ने ताज़ा तरीन अपडेट लिया है, तो क्या सूरत हाल है? साहब ये हल्का जो है 249 रवायती तौर पर ये है बाहर से आने वालों को खुशामदीद कहने वाला हल्का। जी ठीक है। इसमें 90 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एजाज शफी जीते, उसके बाद MQM के सलमान मुजाहिद यहाँ से जीते, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल यहाँ से जीते और PTI के फैसल वावडा भी जीत गए। अब फिर दोबारा जो है यहाँ पे बड़ा क्लोज फाइट हो रही है। अभी तक जो आखिरी नतीजा, आखिरी जो समझ लें कि अपडेटेड जो खबर है वो ये है जी कि 50 से 60 के करीब 55 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनकी कोई 1800 से 2200 के दरमियान लीड बन रही है। और दूसरे नंबर पर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तीसरे नंबर पर जो हैं वो चल रहे हैं जी PSP और चौथे नंबर पर जा रही है जी PTI। जी ठीक है। अब उसमें यह है कि जी अब देखें जब ये प्रोग्राम नशर होगा तो ये फिगर बहुत तब्दील हो चुके होंगे। जाहिर है 276 पोलिंग स्टेशन ट्रेंड नजर ये नजर आ रहा है। चूंकि अभी जो सर्वेस थे इस हल्के के वो भी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और बिल्कुल जो 2018 के इंतखाबात हुए जिसमें फैसल वावडा और मियाँ शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल थे, उसमें 700 वोट से मियाँ शहबाज शरीफ हराए गए और उनके 9000 से लगभग वोट जो थे उन पर डबल मोहरें लगाकर, जिस तरह आपने शुरू में बताया कि उनको गड़बड़ किया गया, वरना ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे है, लेकिन लोग बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, सवात कॉलोनी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे लोग, अच्छा माजी में यहाँ पे PP 116 इसके नीचे 2 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। PP 116 में 16 पोलिंग वो हैं यूनियन काउंसिलें, और उनमें से 4 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जो स्ट्रेट की स्ट्रेट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीता रहा है, और आज से नहीं 1990 से वो जीत रहे हैं। इसलिए ये ज़हन में रख लें कि वो 4 यूनियन काउंसिलें भी इनके साथ हैं। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल चूँकि मुकामी आदमी है वहाँ पे, बिल्कुल उनका घर इस हल्के के बिल्कुल साथ वाले हल्के में है, तो वो यहाँ पे असर रसूख रखते हैं। और दूसरा जाहिर है वो फिरते रहे हैं, और अभी लोग जो हिसाब चल रहा है, जो ट्रेंड देखने में आ रहा है साहब, वो यही है कि मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है। अब इसमें नताइज तब्दील हो सकते हैं, चूँकि मुकाबला जो बाहिर जो सर्वे से का कितना इम्कान है जी, धुंध का कितना इम्कान? धुंध का रही साहब इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जो कराची में धुंध पड़ती नहीं है वहाँ पे। हाँ, उसमें गर्म जो थोड़ी सी नमी है, मरतूब कुछ थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वो PSP जाहिर है तीसरे चौथे नंबर पे अगर वो हैं तो वो दूसरे पे आ सकते हैं, या उनके मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PSP का जो है उनके वो जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके दरमियान मुकाबला लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि आखिर तक रात 12 साढ़े 12 के करीब जब रिजल्ट करीब पहुंच जाएंगे तो ये 2 जो है मद्दे मुकाबले होंगे, इनके दरमियान मुकाबला सख्त होगा। पीपल्स पार्टी को लोग नहीं वहाँ पे वोट दे रहे, और PTI जो है वो आपको पता ही है जो हालात हैं कराची में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकाबला ये इन 4 के दरमियान था, और आहिस्ता आहिस्ता जो है एंड पे ये इन 2 के दरमियान रहेगा। 276 पोलिंग स्टेशन जैसा मैंने आपको बता दिया है, उसमें से अभी 55 के करीब आया, और जो अब ये प्रोग्राम चलेगा तो उसमें ज़ाहिर है कुछ रद्दोबदल होगा, लेकिन बहरहाल लोगों का ट्रेंड है। लेकिन ओवरऑल पोलिंग का सिस्टम भी आज स्लो रहा, लोग बहुत कम निकले। माजी में जो आखिरी यहाँ पे फैसल वावडा वाले में जो हुआ था तो तकरीबन 40% के करीब ये गई थी, उसके जो थे शरह जो थे उसकी वो बिल्कुल 40% के 38 समथिंग थी। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है कोई 20 से 25 के दरमियान होगी, या मैक्सिमम अगर गई तो 27-28 तक जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। मुमताज़ भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, ज़िमनी इलेक्शन का नाम आता है तो ऐसे होता है कि जैसे गरम पतीली को हाथ लग गया हो PTI का ना, और वो है करके ठीक है। और इसके बावजूद इमरान खान फरमाते हैं कि मुझे फ़ख्र है अपनी गुज़िश्ता 2.5 साल कारकर्दगी के ऊपर। ये दोनों चीज़ें कोरिलेट करती नहीं है सर। देखिए रिजवान साहब, एक तो ये कि 2 हुक्मरान जमातें हैं इस वक्त सिंध में, पीपल्स पार्टी और मरकज में PTI।
और दोनों का कैंडिडेट रनर अप में भी अभी तक नहीं है। पहले नंबर पे मैं करेक्ट कर दूं, भट्टी साहब ने थोड़ी देर पहले के जो वो पेश किए जो इस वक्त तक के चल रहे हैं वो इस तरह है कि पहले नंबर पे पीएमएलएन है, दूसरे पे टीएलपी है, तीसरे पे पीपल्स पार्टी है और चौथे पे पीएसपी है और पांचवें पे जो है वो पीटीआई है और एमकेएम शायद उससे भी नीचे है। तो पीटीआई पांचवें पे है, पीपल्स पार्टी तीसरे पे है। इट मीन के कुछ ना कुछ रिएक्शन तो है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ तो इस वजह से ज्यादा है कि फैसल वोडा ने ये हल्का जीतने के बाद इसको बहुत बुरी तरह नजरअंदाज किया और उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं किया। लोग बिल्कुल उनसे जो है वो बहुत ज्यादा मुतनफर थे और वो एक रिएक्शन भी है पीटीआई के खिलाफ। अब रह गई पीएसपी और टीएलपी। तो पीएसपी और टीएलपी जो है देखे दरअसल अब पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक लेगी, पीएमएलएन का जो मुखालिफ वोट बैंक है और जो उनका मुखालिफ नजरिया है वो वोट बैंक तकसीम हो रहा है पीएसपी और टीएलपी के दरमियान। और कहा यह जा रहा था कि टीएलपी पीएमएलएन के वोट तोड़ेगी वहां पर। तो अब ये देखना होगा जब समराइज होता है और सारा कैलकुलेशन सामने आती है आज रात कि किसने किसके वोट तोड़े। लेकिन ये तो एक अलग बात है। दो बातें आपको मैं बता दूं, एक तो ये कि फैसल वोडा को लाने वाले भी बड़े मायूस थे उनसे और कुछ ज्यादा दिलचस्पी इलेक्शन में उनकी भी नजर इस दफा नहीं आई वहां पर। पीपल्स पार्टी की मिन्नत समाजत की शायद सतान अब्बासी ने मस्ता इस्माइल के लिए वो उसको सपोर्ट कर दें तो ये एक सीट उनकी निकल आए, लेकिन पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक मानी नहीं। 2-3 मुलाकातें उन्होंने की, काले शाले भी की। इसके बावजूद मिफ्ता जो है इस वक्त तक जो है वो जा रहे हैं आगे। अभी बहुत बड़ा कम रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हुए हैं, आगे चल के ये रिजल्ट तब्दील हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मिफ्ता ही इसमें जीते, लेकिन एक बात जो है वो पक्की है कि नवाज शरीफ का बयानिया मुझे लगता है कराची में भी बिकना शुरू हो गया है और ये बड़ी अलार्मिंग होगी बात उन कुव्वतों के लिए जिनका ख्याल ये था कि बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया है या मर गया है। मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से गो कि इसमें उस तरह से इलेक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकी जिस तरह पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ डस्के में हुई, नौशहरे में हुई। लेकिन इसके बावजूद अगर पीएमएलएन वहाँ से ये सीट जीत जाती है तो फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम होगा, पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, क्योंकि पीएमएलएन का वहाँ से जीतने का ओवरऑल कोई सूरत अदरवाइज जो है वो लगती नहीं थी इलेक्शन से पहले। वो कि मेहनत इसने मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी की है और उसने वहाँ पे कैंपेन भी अच्छी चलाई है, लेकिन दूसरी तरफ से जोर जो सूबाई हुकूमत का था वो ज्यादा था वहाँ पर पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी का वहाँ पे सूबाई हल्का जो था वो आपने कहा, उसको निशानदेही की। कराची जो है इस वक्त पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसकी पॉलिटिक्स को जिस तरह कैप्चर कर रखा था मियाँ साहब अल्ताफ़ भाई जो है उनके तरीके सियासत ने, और अल्ताफ़ भाई जो थे वो जिनके साथ मुज़ाकरात करके कराची को चलाते थे वो उन्होंने उनको फ्री हैंड दे रखा था। अब वो फ्री हैंड वापस लिया गया तो पता चला कि अल्ताफ़ भाई की वो रीच या वो पॉपुलैरिटी या वो ग्रिप नहीं थी शहर के ऊपर जो उनको दी थी, और ख़ास तौर पे मुशर्रफ दौर के अंदर जिस तरह उनका रिवाइवल हुआ था और उस जिन के अंदर जो हवा भरी गई थी वो उसके बाद उन्होंने ही सुई चबो के उस हवा को निकाला जिन्होंने हवा भरी थी। यार हम मीडिया में काम करते हैं मियाँ साहब, आप भी मीडिया में काम करते हैं। पाकिस्तान के तमाम पैराट्रूपर एंकर, और आपको पता है पैराट्रूपर एंकर कहाँ से आते हैं, उनकी मज़हब का हिस्सा था कि वो 9-0 जाके प्रोग्राम करें और तमाम अंट शंट बातें जो हैं अल्ताफ़ भाई की वो सुनवाएं। वैसे अल्ताफ़ भाई का आज आपने ताज़ा तरीन वीडियो देखा है,
वो चांद और वो है सितारे और पूरी जो है वो उसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, इतना बड़ा शहर है, उस शहर की अपनी मईशत है, वो शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। माशी के वाले से बात कर रहा हूँ, मतलब वो शहर धड़कता है तो पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। मैं इस बात के क्रिटिक्स में ज़ाती तौर पर शामिल हूँ, लेकिन ये रियलिटी है भाई, रियलिटी है। उस शहर को चलने दिया जाए तो वो खींच के पूरे मुल्क की इकानमी को आगे ले जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अपनों ने गैरों के साथ मिल के तकरीबन 30 साल कब्जा किया रखा है। अब वो फिर एक जिसे कहना चाहिए वेटलेसनेस की कंडीशन के अंदर है। कभी वो लुढ़क के किसी की तरफ हो रहा है, कभी वो लुढ़क के किसी की तरफ हो रहा है। कैसे देख रहे हैं कि एक वफाक की जमात जो कि पंजाब की मेजोरिटी की नुमाइंदा है, जिसका चैलेंज है कि इलेक्शन करवाएं तो हम जीतेंगे, आज इलेक्शन करवाएं, साल बाद करवाएं, हम जीतेंगे, ठीक है, आप हमारे वोट चोरी करें, हम फिर भी जीतेंगे, उसका कैंडिडेट वहाँ पे जीतने जा रहा है। नहीं, देखें कराची की डायनामिक्स आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की है। एक रीजनल इकोनॉमिक हब है, यह बन सकता था, बहरहाल अगर उसको हम बनाने में कामयाब अगर नहीं भी हुए, या कुछ लोगों ने अपने मफाद की हद तक तो कामयाब हो गए, वहाँ पे बेनिफिट लिए। एक पोर्ट सिटी है कि इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है उसकी अपनी जगह, और उसी तरह उसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स भी होती है, ठीक है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी का एक दौर रहा, फिर MQM का जैसे आपने बताया एक बड़ा क्लाउड था, और उस क्लाउड के पीछे एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और ये जो क्लाउड का होता ना जी इस्तेमाल, इसको बाद का लोग समझते हैं कि महज इशारों से काम होता है, या कुछ लोगों को समझा दिया जाता है कि जी वोट आपने देना है। इसमें पैसा भी बेदरे, आपको पता है अनऑडिटेड फंड्स होते हैं जो करोड़ों अरबों के, वो भी बाकायदा इसमें पंप इन किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में, और इस तरह पूरा निज़ाम चलाया जाता है, डिक्टेट किया जाता है, फिर उनसे काम लिए जाते हैं। वैसे तो दुनिया के बाहर के ममालिक की पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े टाइकून्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहाँ को थोड़ा सा काम सीधा पधरा चल जाता है। यहाँ पे तो आप बात सही कह रहे हैं कि या तो जहाज लुढ़क जाता है, या फिर वो अपना कुछ सांसों आखिरी सांसों पे आ जाता है, फिर आपको होश आता है कि जी अब हम क्या करें। अच्छा, इसमें मैं एक डिफरेंट जाविये से बात करूँगा कि हमारे यहाँ अब बाई पोल्स की जो ज़िमनी इंतखाबात की भी डायनामिक्स चेंज हो गई है। वो जो हम कहते थे ना कि जी जो हुकूमत वक्त होती है वहाँ की वो ही वोट लेती है, उसका एक बाकायदा एक पैटर्न बन गया, सेट पैटर्न, वो पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गया। अब लोग हल्के के हों, चाहे एक छोटा सा हल्का हो या बड़ा हल्का हो, सूबाई हो या कौमी, अब लोग वाकई 4 साल का इंतज़ार नहीं करते अपनी वो अंदर चेंज लाने के लिए अपने वोटिंग पैटर्न में। अब वोटिंग पैटर्न ज़िमनी इंतखाब में ही चेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त नवाज शरीफ का जो फैक्टर है वो वहाँ पे मेरा ख्याल उसने गेन किया, उसमें उसकी विक्टिम कार्ड कह लें, उनका सिंपैथी कार्ड कह लें, वोट को इज्जत दो वाला बयान, वोट को इज्जत दो वाला कह लें, या सुप्रेशन जो की गई। कराची वालों को वोट को तो 30 साल से इज्जत नहीं मिली थी। वो बड़ा लतीफा है, वो तो बेचारे अल्ताफ भाई की इज्जत करते थे, और तो वो एक वोट की तो इज्जत होती नहीं थी। बुजुर्ग जो थे वो उन्होंने वोट डालने के बाद बाहर निकले तो वो जो वहाँ पे पार्टी का पोलिंग स्टाफ था MQM का, तो उन्होंने पूछा कि बेटा देख के बताना तुम्हारी चची वोट डाल गई है। तो उसने देखा कि हाँ चाचा चची वोट डाल गई है। कहते यार कमाल की बात है, 15 साल हो गए उसको फौत हुए, लेकिन हर इलेक्शन में वोट जरूर डालती है। नहीं वाकई वो अरवाह आलम से, आलम अरवाह से, उनको आलमे अरवाह से, आलमे अरवाह से बल्कि उनको सपोर्ट तो मिलती है। जी बिल्कुल। आलमे बरज़ख में भी कोई 2-4 पोलिंग स्टेशन बने होते थे जहां से अल्ताफ भाई के लाखों में वोट निकला करते थे। वाकई वो रूह ही थे बजाते खुद, एक चलती फिरती। वो तो आपको पता ही है वहाँ पे जो डायनामिक्स थी इंटरनल वो क्या था, लेकिन बड़ी अफसोसनाक थी। बहरहाल उसमें एक सुप्रेशन का एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई, फाशिज्म थी। है मियां साहब जी, आलमे बरज़ख में भी आप फरिश्तों की इजाजत के बगैर नहीं इधर उधर हो सकते। नहीं, तो अभी नहीं हम हो सकते। हाँ, हम तो दुनिया में भी नहीं हो सकते। तो माशाल्लाह ये सिलसिला चला है। तो मैं ये कह रहा था कि ज़िमनी इंतखाब का पैटर्न भी बदला है। अब ये जरूरी नहीं कि 4 साल इंतजार किया जाए, लोग अब भी आप देखना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई ज़िमनी इंतखाब में ये सर्ट करो। अब लोग सर्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, अब वो मेजर कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी का जो बयानिया है या उनकी सोच है या नज़रिया है
वो इस वक्त पॉपुलर है, वो सोच जो है वो मुस्लिम लीग नून ने गेन किया है। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी इरोड हुई है उसकी वर्थ वहाँ पे, और पीटीआई तो जैसे अभी मेरा मुमताज़ भट्टी साहब बता रहे थे शायद 5वें नंबर पर है। तो अगर 5वें नंबर पर है तो वो तो फिर फैसल वाउडा फैक्टर आपके सामने ही है, क्योंकि उन्होंने भी मेरा ख्याल लोगों में काफ़ी हद तक अपना इमेज लूज़ किया है। वो बूट फैक्टर, वो बूट निकाल के दिखाना, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस लोग अब मेरा ख्याल है ये मौजूद जनाब यहाँ पे लगा हाँ के वो ये तो नहीं आप मौके लोग पे बाय नहीं कर रहे, हाँ आप ये जी। जो ओवर कॉन्फिडेंस है और कि जी सब ठीक हो जाएगा। बड़ा सारा मोटरसाइकिल जो है जिसका है ना यहाँ अब पे ये होता है कि ये वो बैठ के कराची के अंदर मेरा official जाती ख्याल है कि protocol लोगों में अब यही बात शोधापन हाँ, शोधापन लोगों में ये आ रही है कि ये एक मेले ठेले की पार्टी है, ये एक एंजॉयमेंट, एक फन क्लब है, पिकनिक क्लब है। तो इस पिकनिक पे आए थे, एक प्ले बॉय ऊपर बैठा है उनका स्किपर, तो उसने कहा कि चलो यार कुछ 4-5 दिन जरा रांची के मजे लाएंगे, देखी जाएगी। जब कोई मुश्किलात आई, किसी ने पूछा होगा कि जनाब ये बहरान कैसे, उनके बहरान आते रहते हैं, बहरान हल भी हो जाते हैं। कौन से लीडर इतने कोई रस्तू होते हैं जो सारे बहरान हल कर देते हैं। तो ये महल इस थ्योरी के साथ वो अपना एक मॉडल जो है चला रहे हैं, एक पिकनिक क्लब है एंड दे आर एंजॉयिंग एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल। रईस साहब जो मर्जी करें, वो खुदारा वो जो प्लांट है ऑक्सीजन का वो चला दें, ताकि हमारी जो ऑक्सीजन का मसला है, पाकिस्तान स्टील मिल रहा, वो स्टील मिल ना चलाएं, उसको बेच दें, जो मर्जी करें, लेकिन वो प्लांट चला दें। आपकी मेहरबानी है। आपकी मेहरबानी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा भट्टी साहब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमने सिलेंडर बनाने के लिए ना एक स्टैंडर्डाइजेशन रखी है किसी भी चीज़ का ना, CNG का, LNG का, LPG का सिलेंडर का स्टैंडर्ड है। अब दुख की बात यह है कि जितने भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे के सारे रोड साइड पे बने हुए जो हमारे गुजरावाला बनते हैं, गुजरावाला बनते हैं। नहीं, गुजरावाला नहीं बनते। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो फैक्ट्रीज हैं सिलेंडर बनाने की, जो PSI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाती हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो सारी बंद पड़ी हैं। तो सिलेंडर कहाँ पे बन रहे हैं? ये गुजरावाला बता दिया ना आपको। हाँ, गुजरावाला बन रहे हैं और में हम भांडे वाले बाजार च बन रहे हैं, भांडे वाले बाजार च बन रहे हैं, और नतीजे के तौर पे इतने खौफनाक हादसे होते हैं। असल इशू ये है कि गैस अवेलेबल है, कराची का प्लांट भी चलना चाहिए वहाँ से और गैस, लेकिन उस गैस को हम रखेंगे कहाँ पे? सिलेंडर तो है कोई नहीं, और जो है वो सब स्टैंडर्ड है, शॉपर बैग में। अच्छा, कल मैंने देखा है कि वो SOP ऑब्जर्व करते हुए एक साहब ने शॉपर ऐसे लपेटा हुआ था बहरहाल जी तो ये सूरत हाल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, भाईजान कराची वोट को इज्जत देगा? भाई साहब बज़ाहिर तो जो ट्रेंड चल रहा है लग यही रहा है जी कि कराची जो है मरियम गई नहीं है, मरियम ने दौरा नहीं किया, नहीं वहाँ नहीं गई, दौरा नहीं किया, उन्होंने जाना था लेकिन वो नहीं गई है। लेकिन चूंकि वो जिस तरह भट्टी साहब भी बता रहे थे कि मिफ्ता ने अपनी कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चलाई है, और डेफिनेटली रईस साहब लोग ये पंजाब के नहीं, सिंध के नहीं, KP के नहीं, बलोचिस्तान के नहीं, गिलगित के नहीं, आज़ाद कश्मीर के नहीं, सारे ही तंग हैं। वो कहीं से भी रहता है ना बंदा, वो तंग है, महंगाई से लोग तंग हैं, और अपना गुस्सा गिला कहाँ से उतारना है? डस्का में लोगों का गुस्सा निकला है, KP में लोगों का गुस्सा निकला है, और इसी तरह वो जो आपके इस्लामाबाद की सीट है, नौशहरा की बात कर रहे हैं, नौशहरा की बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद की जो सेनेट की सीट थी सरदा गिलानी पे, वो उन्होंने PTI को नहीं हराया, उन्होंने गुस्सा निकाला उस बंदे पे। आपके जो किधर हैं आजकल, हमारा बेड़ा गर्क करके वो हफीज शेख साहब किधर हैं आजकल? शेख साहब जी, वो उन्होंने लंबे चौड़े पैसे भी लिए, तनख्वाहें भी ली, मैसाचुसेट्स में अपनी फैमिली के साथ जो है वोकेशन एंजॉय कर रही है। तो बस यही तो अलमिया जी हमारा, हम क्या कर सकते हैं जी इस पे? आप बिल्कुल ठीक है, अफसोस ही कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, जनाब मुमताज़ भट्टी साहब और अरसलान भट्टी साहब, तीनों साहब का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शरीक होने का। लेकिन ये तो हमारा आज का पहला मौजू, चलते हैं हम अगले मौजू की तरफ। वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बात करेंगे हम इस सेगमेंट में गंदम के हवाले से। मियाँ साहब, आप भी ज़मींदारी से मुतल्लिक रहे हैं, किसी ज़माने में आपकी भी ज़मीन रही है ब्यूरोक्रेट बनने से पहले और एडिटर बनने से पहले। इस वक्त मुल्क में अबेंडेंट गंदम दस्तयाब है, 2,70,00,000 टन का हम जो है वो क्रॉप उगा बैठे हैं, जो कि हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा है, 1 मिलियन के करीब ज़्यादा है, ठीक है जी। और 3-4 लाख टन हमें पिछले साल का भी कैरी ओवर स्टॉक मिल रहा है। इसके बावजूद
फ्लोर मिलों का बंद हो जाना और गंदम की शार्टेज हो जाना, सेंस कोई समझ नहीं आ रही सर। खुद मैं तो ये परेशान हूँ जिस तरह अभी आप देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें जो आजकल तूफान सवालों का जन्म ले चुका है, वो लोग तो बार बार पूछते हैं जनाब फलां मुल्क से इतने लाख इतने करोड़ डॉलर आए, इतने अरब आए, फलां आए, वो किस जगह पे लगे? आप वहीं के वहीं भीख मंगों की तरह ही चल रहे हैं। कभी आप चाइनीज़ वैक्सीन कहीं से मंगवा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी वैक्सीन की शॉर्टेज की बात हो रही है, अचानक फिर एक बात सामने उभर के आती है कि जी हम यहाँ उसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर लेंगे। तो ये तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह हमारे यहाँ मनसूबाबंदी तो है ही नहीं। देखें मनसूबाबंदी होती क्या है, बेसिकली ये एक होलिस्टिक अप्रोच जो होती है ना जी, कॉम्प्रिहेंसिव जामे मनसूबाबंदी होती है, जो काबीना होती है उसके अंदर मुख्तलिफ वज़रा होते हैं, फूड सिक्योरिटी का और दीगर बाकी जो महकमे हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे एक इंटेग्रेटेड पॉलिसी बनती है। जिस तरह मुझे याद पड़ता है, और जब मैं एक CSS ऑफिसर था, हमें बाकायदा उस वक्त पढ़ाया भी जाता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, गालिबन वो चाइना से इंस्पायर थे या उनका अपना भी कोई एक मॉडल था जो यहाँ इम्प्रोवाइज्ड उन्होंने सोचा था, इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी जी जी। वो ये कहते थे कि चूंकि हर मुल्क का अपना जो एक बेस होता है उस पर उसको पहले फोकस करना चाहिए, उसमें जो सरप्लस पैदा करके, ये एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो सरप्लस पैदा करके उसकी मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और एक्सपोर्ट्स करें और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इकोनॉमिक्स को यानी आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और उसमें ज़र मुबादला भी कमाएं। अच्छा, चूँकि हमारे ये तो था कि एक मनसूबा बंदी की जाती थी, आप समझते थे कि हम ड्यूटी बाउंड हैं टुवर्ड्स दी पब्लिक। चले पब्लिक का एक बहुत बड़ा सेगमेंट तो फार्मर है। अगर आप फार्मर को, और उसमें बड़े बड़े कंसेप्ट आए थे, वो फिर बाद में कहीं किसी और मौजूद करेंगे, बेयर फुट डॉक्टर्स का, इंटेग्रेटेड रूरल। लेकिन ये सवाल हमने मौजूदा मनसूबा साथ लोगों से भी पूछा, तो मैंने कहा कि जनाब इसमें कोई इंटेग्रेटेड पॉलिसी, कोई जामे पॉलिसी, कोई आपस में आपको इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन सी चीज़ की कितनी खपत है मुल्क में, कहाँ कहाँ उसकी पैदावार हो रही है, किसान कौन कौन से मसाइल से गुजर रहे हैं और उनकी आगे मार्केटिंग का क्या सिस्टम है। तो मेरा ख्याल है अभी तक तो एक ही राग लापा जा रहा है कि जी माजी में ये होता रहा, माजी में ये होता रहा। अब इन 2-3 सालों के अंदर कम से कम अगर माजी से आप मुख्तलिफ हैं तो आपने अपने तौर पे क्या डिवाइस की स्ट्रेटजी, यानी मुझे तो ये लगता है बुनियादी तौर पे ये सिर्फ गंदम का बहरान नहीं है, ये पूरा आपका विजन का बहरान है। जिसे आप अभी बड़ा अच्छा आपने बोला मर्द बहरान, मेरा ख्याल है शायद आपका मतलब है बहरान पैदा करने वाला। तो वो जाहिर है जब आपकी कोई नज़र आप इतनी होगी नहीं, डीप इनसाइट नहीं होगी चीज़ों में। और दूसरा ये, चले हर आदमी अकले कुल नहीं होता, हर चीज़ का इल्म नहीं भी होता, लेकिन आप अपना वो खुद एतमादी तो थोड़ा बटन घुमा के उसको कम कर लें। या आप कहेंगे यार लोगों से पूछ लूँ कि भाई क्या चीज़ बेहतर होती है, लेकिन ये नहीं कि आपके अंदर इतनी मासूमियत हो कि आप पूछ लें और फिर हर बात जो आपको जो कहे अगले दिन आप यूटर्न ले लें। तो मेरा ख्याल कि आपके यहाँ बुनियादी यही एक फैक्टर है। जैसे अभी बल्कि हम प्रोग्राम से पहले आप भी बल्कि बता रहे थे कि जी वो हुकूमत ने ले ली और फ्लोर मिल्स को अभी तक यानी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया। अब प्राइवेट सेक्टर को इसी तरह कभी किसानों को बारदाने का बहरान आ जाता है, उनको कहा जाता है कि जी पॉलिसी के असिस्टेंट कमिश्नर आपके इलाके का इसको मॉनिटर करेगा फूड डिपार्टमेंट। वहाँ भी अभी तक मैं समझता हूँ टोटल वो मिसमैनेजमेंट है सारी। अगर करप्शन नहीं है तो करप्शन भी होगी जब ये सिलसिला होगा। और अब जो आप ये कह रहे हैं जो सरप्लस है ये स्मगल भी होगी। और स्मगलिंग कौन लोग कराते हैं? जिनको बड़ा इख्तियार है, जो इख्तियार है, जो बॉर्डर पे एक पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनकी बाकायदा मर्जी से, उनकी रजामंदी से, और उसमें साथ उसकी आपको बेनिफिट्स भी आते हैं फाइनेंशियल। तो ये काम तो चलते जा रहे हैं। आप कौन सी करप्शन या मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करने आए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह को किसी ठीक ये कि कोई कल पुर्जा सीधा है भी हमारे सिस्टम का। बिल्कुल ठीक है। मुमताज़ भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, पिछले साल आपको याद है कि हमने इसी प्रोग्राम में पॉइंट आउट किया था कि गंदम का बहरान आएगा, और यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा था कि यार गंदम का बड़ा शदीद बहरान आएगा। और नतीजे के तौर पे हमने देखा कि आटे की कीमत में 50 से लेके 80% तक इजाफा देखा गया। लेकिन इस दफ़ा गंदम अबेंडेंटली दस्तयाब है सर। लाहौर में फ्लोर मिलें बंद हो गई हैं सरकारी तौर पे, ना उन्हें सरकार गंदम दे रही है जो कौमी रिज़र्व होता है उसमें से, और ना उनको प्राइवेट शोबे से ख़रीदने की इजाज़त है। तो सर ये तो एक खाम खा का ईद से पहले
8 से 12 रुपए का इंक्रीमेंट लग गया आटे के अंदर। देखिए रज़ा साहब, मियां सैफुर रहमान साहब बड़े भाई हैं हमारे। मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमने कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर या इधर उधर काम नहीं किया। देखिए, हम इंसानों की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। PMLN बना लेते हैं, फिर MQM बना लेते हैं, फिर TLP बना लेते हैं, ठीक है ना, PTI बना लेते हैं जब दिल बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, काम करते हैं हम भी, लेकिन देखिए हम करते हैं काम इंसानों के ऊपर। ये मशीनी छोटे मोटे मुल्क इस पर काम करते हैं, हमें क्या जरूरत है इस पे करने की। और ये लगे रहे गंदम शंदम पे, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों का काम है वो लगे रहे। हमारी एक्सपर्टी जिस काम में है ना जी, वो आपको पता ही है, 2 ही काम है सियासत में जो है ना, वो कोई नई पार्टी बनानी हो और कोई लोच चलना हो नए से नया, ठीक है ना, कभी PSP, कभी TLP, कभी PMLN, कभी PTI, कभी पीपल्स पार्टी, तो फिर उनके साथ लड़ते रहते हैं। ये काम हम करते हैं। जब जरा ज्यादा कोई तगड़ा हो जाए तो फिर वो देखे, रियासत की प्रायोरिटीज जो है इनका डिफरेंस है रिजवान रईस साहब। एक दफा 2006-7 था, मुझे याद अब गालबन नहीं है, कोंडालीजा राइस पाकिस्तान की विजिट पे थी, तो हमारे कुछ जर्नलिस्टों ने सरीना होटल में उनका इंटरेक्शन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन दिनों वार ऑन टेरर का बड़ा चर्चा था। तो उनसे 2-4 जर्नलिस्ट बड़े जैले किस्म की, जारी बात है पाकिस्तानियत होती है जर्नलिस्टों में, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ ये करते हैं वो करते हैं और हमें लड़ाए जा रहे हैं और डूम और भी कहते हैं। तो उसने कहा लिसन मिस्टर, उन्होंने जो अदादे शुमार पेश किए तो उन्होंने कहा सबसे दुनिया में अगर कहीं हमने पैसा लगाया तो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा लगाया। अब उस पैसे को मैनेज करके आप खर्च नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं। वो पैसा आपके एजुकेशन पे अगर नहीं खर्च हुआ, आपके दूसरे तीसरी चीजों के ऊपर नहीं खर्च हुआ, तो वो कैसे। खैर ये एक लंबी डिबेट है कि पैसा आता कैसे है और फिर वापस कैसे चला जाता है। ये तो एक सारा साइकिल है कि जो हमारी तरह के मुल्क हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उनके अंदर पैसा टिकने नहीं देते ये लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो खैर ये देखे ना रिजवान साहब, पिछली दफा भी गंदम का कोई बहरान नहीं था पाकिस्तान के अंदर, स्मगलिंग से ये बहरान पैदा हुआ था। अफगानिस्तान स्मगल हो गई थी पिछली दफा गंदम, और इस दफा भी हो जाएगी और हर दफा होती है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं है ना। हम देखे ना, अब गवर्नमेंट ने इतना शोर मचाया, चीनी की किल्लत पैदा हुई, चीनी वालों को पकड़ लो, चीनी शुगर स्कैंडल अब तक जो है चल रहा है स्क्रीनों के ऊपर, गन्नम का बहरान पैदा हुआ। तो भाई इसका बहरान का हल तो ये था कि आप सिर्फ स्मगलिंग रोकने का मैकेनिज्म डेवलप कर दें, दैट्स ऑल। वो तो आपने किया नहीं, तो फिर कैसे रोक सकती है। ये तो होगी और होती रहेगी, यहाँ पे किल्लत आएगी, जखीरा अंदोज और पार्टियां फिर पैसे बनाएंगी। ये आप महीना 2 गुजरने दें, 3, उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगेन सिस्टम डेवलप करने चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसका काम होता है कि वो सिस्टम डेवलप करे। अब मसला ये है कि जो इधर से उधर करते हैं वो भी उनके अपने हैं, कौन रोकेगा। तो देखें, इसमें पाकिस्तानी के पास वाहिद चारा ये है कि वो बर वक्त अपनी गन्नम खरीद के रख लें जितनी उनको साल भर चाहिए। तो इन हालात में एक सरकारी रेट तय है और किसान भी बेच रहा है, मजबूर भी है। जो दरअसल जो कंसेप्ट खत्म करने की जरूरत है ना, जो शब्बर रहती साहब बुनियादी तौर पे एक नुक्ता लेकर आए थे, लेकिन उनको फिर चलता कर दिया गया कि ये जो मिडल मैन का किरदार है इसको खत्म किया जाए और लोग डायरेक्ट जो है वो खरीद लें किसान से गंदम और उसको अपने साल की जरूरत के तहत जो है वो इस्तेमाल करें। अब किसी ने इमरान खान के कान में भी ये बात डाल दी, वो कहते तो रहते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई अमली इकदाम नहीं। अब अगर वो कहें कि जी मैं ऐप बना रहा हूँ उसकी एंड्रॉइड की जिसके ऊपर आप गंदम खरीदा करेंगे, तो किसान के पास बेचारे के पास तो नहीं है, वो एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है, वो उसके ऊपर कैसे बेचेगा। तो सवाल सिर्फ अगर गवर्नमेंट चैनलाइज नहीं कर सकती और यकीनन नहीं कर सकती, कोई भी हुकूमत इतनी मुस्तनद और एक्टिव नहीं होती, बिलखसूस पंजाब की तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उसमें आप ना करें। सिर्फ जिला बंदी तो अभी भी इन्होंने की हुई है। भाई आप बॉर्डर कंट्रोल ठीक करें, बॉर्डर कंट्रोल ठीक करें, गंदम नहीं जाएगी और आपके लिए तो काफ़ी है। ठीक है, बॉर्डर कंट्रोल करें, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे
अर्ज करता चलूँ अरसलान भट्टी साहब को। भट्टी साहब, अगर आपको याद हो, इस वक्त पंजाब प्रोक्योरमेंट करता है और केपीके को कहता है भाईजान जितनी ज़रूरत है आपको हम प्रोक्योर कर देते हैं, लेकिन आप उसको उठा के लेके जाइए, अपने वहाँ पे रखिए, ठीक है। पिछला साल मैं जब से 1989-88 से सहाफ़त कर रहा हूँ, पहला साल था कि इस एन सीज़न के दौरान पंजाब के रिज़र्व में से केपीके को गंदम जारी हुई। अच्छा, अगर केपीके महकमा खुराक को जारी होती तो कोई मसला नहीं था। केपीके के अंदर निजी जो बिजनेसमैन थे, जो निजी फ्लोर मिलर थे, उनको जारी की गई, जो कि फाइनेंसर्स थे या फाइनेंसर्स के फाइनेंसर थे जनाब इमरान खान के मुबैना तौर पे। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ ट्रकों के ट्रक जो इधर से उनको जारी होकर जाते थे, वो उसी ईमानदारी के साथ उनको अफ़गानिस्तान स्मगल करके और उसमें से अपना बड़ा सारा मार्जिन बना लेते थे। असल बहरान इसलिए पैदा हुआ कि स्ट्रेटजिक रिजर्व जो था वो स्मगल करवाया गया अफ़गानिस्तान, वरना पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान नहीं था। भट्टी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई गंदम की शॉर्टेज नहीं थी और उनको अपनी सस्ती गंदम दे के 2400 रुपये मान वाली गंदम फिर बाहर से इंपोर्ट करके और इस बहरान को दूर करने की कोशिश हुई। और ज़ाहिर है जब आप $100 से उठा के 168 पे ले जाएंगे तो आपकी गंदम इस खित्ते में सस्ती हो जाएगी। और भट्टी साहब, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अफ़गानिस्तान हमारे वो फैक्टर इन हुआ है। 1 मिलियन टन हम काउंट करते हैं जो अफ़गानिस्तान ने खानी है और वो पाकिस्तान से जानी ही जानी है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग का इशू असल में ये था कि फाइनेंसर्स ने दिहाड़ी लगाई थी और स्ट्रेटजिक रिजर्व में से लगाई थी। ये जब भी कभी केस खुलेगा ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, उसी तरह जिस तरह के जाली सिगरेट बनाने वाला एक शख्स ना सिर्फ के सिंध का केपीके का मिनिस्टर है बल्कि उसके 2 भाई सेनेटर भी होते हैं। हाँ, ठीक है। भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि मैं मुमताज़ भट्टी साहब मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं। मामला यह है जी कि वो भट्टी भी हैं और भट्टी भी हैं, हाँ, जात पात भी हमारी है कि बरादरी भी हुई। बात यह है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को बड़ा रगड़ा देते हैं। हाँ। ठीक है जी, मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ इस बात के कि उन्हें रगड़ा नहीं देना चाहिए। उनको अगर आप कुछ और कर लें, रगड़ा ना दें, पॉलिश कर लें, हाँ कुछ और कर लें थोड़ा सा। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो मेरे मोहतरम काबिल एहतराम वज़ीर आला हैं, अगर उनके इख्तियार में कुछ हो तो वो ज़रूर करें। ये सिंधियों की बद्दुआ है वैसे हमें, जो भी उन्होंने कहा जी कि मैं जिस तरह पंजाब को मजाक उड़ाते थे। अब मसला ये रही साहब कि आप ये देखिए कि गंदम का थोड़ा सा समझने की जरूरत ये है कि गंदम से डायरेक्टली। एक मिनट भट्टी साहब कुछ कहना चाह जी। मुमताज भट्टी साहब, अरसलान एक जुमला लाला यार छोड़। असल में ये नहीं है कि उनको दुआ है या नहीं, या बदुआ है। शहबाज शरीफ को अपनी माँ की दुआ है कि उसके बाद एक ऐसा बंदा आया है कि बड़े कम वक्त में लोग दोबारा उसको याद कर रहे हैं। माँ की दुआ काम कर रही है उसके पीछे। जी, ये भी है शहबाज शरीफ की दुआ है। अब दूसरा बात भट्टी साहब ने की जी एंड्रॉयड फ़ोन की। रही साहब, जो किसान है ना, मेरे भी घर में 3-4 किसान हैं, मेरे अजीज़ रिश्तेदार अभी भी करते हैं, अच्छी खासी उनकी ज़मीन है। वो उन्होंने अच्छे पैसे हैं उनके पास, मेरे से बेहतर घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, लेकिन उनका जो फ़ोन है ना वो है वो जिसपे गाने चलते हैं, ये रेडियो आता है। अच्छा, वो ये वाला एंड्रॉयड फोन नहीं रखते। वो कहते यार सानू समझ ही नहीं आती पट्टी की करिए, यूज ही नहीं करते, यूज करना ही नहीं आता उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनके लिए व्हाट्सएप कोई चीज नहीं है। उनके लिए जी कि 95 FM लगा है तो ठीक है, 100 FM ला यार, 101 ला है। गाड़ी में बैठे वो रेडियो सुन रहे हैं, फसल में बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं, बैठे हैं छाव में, वो रेडियो सुन रहे हैं। उनका ये मसला नहीं है। अब मसला ये है कि हर वो सही काम जो होना चाहिए था वो गलत तरीके से, गलत अच्छे लोगों, सही लोगों के लिए हो रहा है। गलत काम सही लोगों के लिए हो रहा है और वो नहीं होता, जाहिर है। फिर अब एंड्रॉयड फ़ोन किसान के किसके पास है? अंदरूनी सिंध होगा किसी के पास? ये पंजाब के अंदर है, जनूबी पंजाब में है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पीछे रह गई बात, रही साहब वापस आते हैं गंदम के ऊपर। गंदम का रही साहब समझने की ज़रूरत यह है कि गंदम और जो काला चना है हमारा और जो सफ़ेद चना है, इसके साथ को रिलेट कर रखें इसको। ये पैरेलल चलती हैं फसलें, ठीक है ना जी। अब चना अगर खरीद रहे हैं आप, 7 लाख टन आपके फसल हो रही है सारी सालाना, और आपकी ज़रूरत है 15 लाख से ऊपर की, तो बाकी कहाँ से आ रही है? ये सोचने की बात है। और जो पंजाब से खरीदी जा रही है चना, चुबारा एक जगह है लिया से आगे, लिया चुबारा और उसके बाद सातका बात तक ये पूरी बेल्ट जाती है। ये बेल्ट में से चना बहुत होता है वहाँ पे,
अब वहां से अगर वो आता है जरैर सिंध के दोनों तरफ जी, इर्द गिर्द ये चना होता ही वहां पे है। हाँ जी। अब उसमें अगर आपको वो किसान जो उगाता है उसको मिल रहे हैं 25 रुपए से 35 रुपए फी किलो उसका वजन के हिसाब से, तो मुझे बताइए कि बाजार में काला चना जो है वो 35 रुपए आपको मिलता है या 40 मिलता है, 50 मिलता है, 135 नहीं मिलता, 135 मिलता है। कहीं से मिलता है तो मुझे बता दें, 150 से ऊपर ही मिलेगा आपको जहां से मिलेगा। जी जी। अब और चने की जो दाल है जी वो 235 है जी। अब उसमें आप ये देखिए कि चने की, अब आप जब चना लें और उसके बाद उसकी दाल बनाए, रही साहब 1 किलो के पीछे अगर 10 रुपए 20 रुपए खर्चा लगा लें, 10 रुपए खर्चा है, 20 लगाएं जी, चूंकि तब्दीली आ चुकी है, बिजली महंगी है। 20 रुपए लगा रहे हैं, 35 जमा 20 55 रुपए, 45 रुपए आप ऊपर लगा लें, 100 रुपए मिलना चाहिए। रही साहब यहाँ पे मार्जिन की हद ही कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर, अब रह गई। कोई खौफ नहीं है किसी बंदे को भी कि जी करना क्या है। अब गंदुम के मसला पे आप आ रहे हैं, गंदुम रही साहब हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, चीनी किधर है? चीनी पड़ी है हमारे पास, लेकिन मसला यह है कि आपने एक इशारा किया कि मुबैना तौर पर इस तरह स्मगल हो गई। भट्टी साहब, रमजान शुरू होने से पहले 60% चीनी मिलों के पास मौजूद थी हमारी जरूरियात जी जी जी, इसके बावजूद 115 पे लेके आया जी जी। रही साहब उसमें यह है कि देखें केपी में जो गंदुम उन्होंने हमारे से ली, हम बड़ा भाई है, हमने देनी है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि केपी से गंदुम अफगानिस्तान अगर स्मगल हुई है तो किसने की है? मैंने तो नहीं की, आपने भी नहीं की, मैं तो खरीद के खा रहा हूँ, आप भी खरीद के खा रहे हैं। उन लोगों को नहीं पकड़ना, नहीं पकड़े, कोई बात नहीं। उसके बाद जो ट्रक भर के यहाँ से गए हैं दोबारा हमारे रिजर्व में से, तो रही साहब वो जो ट्रक गए हैं वो भी सीधे चले गए। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर सिंध पे ब्लेम आ गया। ओ भाई, सिंध ने अपनी ज़रूरत की गंदुम रखी हुई है, उसने वो आहिस्ता आहिस्ता देनी है, अपनी फ्लावर मिल्स चलानी है। मेरे वो आसिम रज़ा साहब हैं फ्लावर मिल्स के पंजाब के सदर जो है, मेरी उनसे बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़, तो मैंने उनसे पूछना समझने की कोशिश की। कहते भट्टी साहब गंदुम हमारे पास वाफिर मौजूद है, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन वाफिर मौजूद है, लेकिन सिलेंडरों की शॉर्टेज हो गई है, सिलेंडर शॉर्ट हुए हुए हैं। हम ऑक्सीजन हमारे पास वाफिर है, अब आपने सिलेंडर अगर लेके रख लिया, आपने उसको रीफिल के लिए बाजार में वापस नहीं किया तो वो शॉर्ट हो जाएगा, नया नहीं आएगा, सिस्टम में से निकल गया। यही हाल गंदुम का है कि गंदुम में से आपने खरीदी, आपने स्मगल कर दी, और ऐसे जब आपको 22 या 2200 रुपया किसान को मिलेगा या 2400 मिलेगा, वो उसको बेचेगा, वो मुझे 1800 में क्यों बेचेगा, या 2000 में भी मुझे वो क्यों बेचेगा? आप पॉलिसी, वो देते भी कैश है वैसे भाई, वो पहले एडवांस देते हैं। गंदुम कट रही होती है, वो आगे कहते हैं लो जी ये पैसे ले लें, हम उठा रहे हैं आपकी गंदुम सारी। किसान कहता है जी मुझे क्या चाहिए, और पैसे भी आ गए, सारा कुछ हो गया, सफाई भी होगी, उठाएं। इसी तरह रजी साहब ये होता है पंजाब के अंदर कि गंदुम 1800 रुपए जितनी इन्होंने लेनी होती है बारदाने का, अपने दोस्तों यारों से वो लेके स्टोर कर लेते हैं। बाकी फिर ये सड़कों पे फिर गंदुम जो है, ये आप जाएं शादरा से आगे फिरोजवाला पे सड़कों पे आपको गंदुम मिलती है, सड़क पे पड़ी होती है, आप खरीद लें वहाँ से जाके जितनी चाहिए आपको। प्रॉब्लम रही साहब ये है कि इन्होंने कोई इस किस्म का कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं किया आज तक, खास तौर पे इस गवर्नमेंट ने, कि अगर एक चीज़ कम है या उसकी ज़रूरत बढ़ गई है तो उसको उस हिसाब से हम मैनेज कर लें। इन्होंने ये कहा जी कि, और जितना मैं आपको एक बात रही साहब पूरे वसूख से कह रहा हूँ, ये मुबैना का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं करना, जितना फ़ायदा इस 3 सालों में माफियाज का हुआ है रही साहब कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होगा। गंदुम के लोग, चीनी के लोग, खुर्दनी तेल के लोग, आपके दालों वाले, सब्जियों वाले, आटे वाले, कोई आप नाम ले लें, पेट्रोल वाले, गैस वाले, एलपीजी की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप बात मैं करूँगा पेट्रोल के साथ और जो रिलेटेड चीज़ें, उसके बाद आ जाए आप अद्वियात के ऊपर। रही साहब पैनाडोल हमें एक जो थी वो सादी गोली, वो 10 रुपए के अंदर अंदर पत्ता मिलता था, 10 रुपए का पत्ता था जिसमें मेरा ख्याल है 10 गोलियां होती थी, वो बढ़ते बढ़ते 25 रुपए तक चला गया। ब्लड प्रेशर की जो बड़ी छोटी सी गोली जो 80 या 90 या 100 रुपए की होती होगी, पत्ता मिलता था वो नहीं डब्बी, अच्छा डिब्बी जिसमें 20 गोलियां होती थी, यानी 20 दिन की दवाई आपने अगर रोज की एक खानी है या 30 दिन की खानी है तो चलें आपको 80 रुपए का 80 या 100 रुपए में मिल जाता था, वो 550 580 रुपए का हो गया। किस बंदे ने पूछा आज तक यहाँ पे कि जनाब ये दवाइयाँ क्या बाहर से आ गई हैं, इंपोर्ट होना शुरू हो गई हैं? हमारा रईस साहब ये वतीरा बन गया है कि हमने अपने मुल्क की चीज़ शॉर्ट करनी है, ख़राब करनी है, उसके बाद हमने बाहर से दुगनी कीमत पे वहाँ से मंगा लेनी है, और फिर हमने शोर करना है कि जी ऑपोजिशन का ये काम हो गया। और भाई इसमें गंदुम ऑपोजिशन उगा रही है, गंदुम ऑपोजिशन खा रही है। वो ऑपोजिशन वाला जो बंदा ना रईस साहब, चाहे उसका पेट बड़ा है या छोटा है, उसने भी वही 2 रोटियां खानी है जो मैंने और आपने और सैफ साहब ने और भट्टी साहब ने खानी है। आखिरी बात यह है कि भट्टी साहब को मैंने कहना है कि जनाब खुशकिस्मती उसकी है,
शहबाज शरीफ की बदकिस्मती ज़रूर है, लेकिन मेरे वज़ीर आला को ना इतना ना मदोलें, थोड़ा सा कम घसीट लें। थोड़ा सा कम घसीट लें। मुझे तो ये तसव्वुर की आंख से लगता है कि ऐसे करके खान साहब ने तमाम माफियाज को जफ्फी डाली हुई है और उनको ज़ोर से पकड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वो दरअसल जो उन्होंने उनको जफ्फी डाली हुई है वो उसमें से नहीं उनको निकलने दे रहे और वो उनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप सब्र करें और आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।